नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज का हमारा टॉपिक है चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922 ईस्वी में ये कांड होता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तमान में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 4 फरवरी 2021 से लेकर के 4 फरवरी 2022 तक की अवधि में इसे एक शताब्दी समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आज यानी 4 फरवरी 2021 से इसे एक शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने की जो शुरुआत है वो हो रही है और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि गांवों में, विद्यालयों में, ऑफिसों में, हर जगह पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत वंदे मातरम का जो गीत है उसको गाया जाएगा और उस आसपास कहीं अगर कोई एक स्वतंत्रता सेनानी स्थल है, एक कोई स्मारक स्थल है और या जो शहीद लोग हैं उनके परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। तो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन करने की घोषणा हाल ही में की गई है। तो ये दो चीजें हुई। इसके साथ साथ और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि कुल 1 वर्ष तक अर्थात 4 फरवरी 2021 से लेकर के 4 फरवरी 2022 तक जितने भी सरकारी पत्राचार होंगे, सरकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में इस शताब्दी समारोह का एक लोगो है उसको उसमें चिन्हित किया जाएगा, लगाया जाएगा और हर जगह पर ये लोगो रहेगा। यहाँ तक कि स्टेशनरी की दुकानों में या कहीं पर भी ये लोगो का जो है वो प्रचार किया जाएगा, लोगों से इसको प्रचारित करने की बात भी की जाएगी। इस लोगो को किसने बनाया है? तो इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली जो एक समिति है, उत्तर प्रदेश आयोजन समिति, उसके द्वारा एक जो लोगो चिन्हित किया गया है उस लोगों का फोटो आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें 2 व्यक्ति जो हैं वो मशाल लिए हुए खड़े हुए हैं और बीच में 100 का चिन्ह बना हुआ है और बीचों बीच एक खंबे जैसी संरचना जो दिख रही है वो चौरी चौरा नामक जगह पर जो स्मारक स्थल बना हुआ है उसका वो स्तंभ है। तो ये जो लोगो है इसको फेमस किया जाएगा और ये लोगो अब आज से अर्थात 4 फरवरी 2021 से हर जगह पर प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। स्कूलों में प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में बात की जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा और वंदे मातरम का गीत भी गाया जाएगा। इसके साथ साथ बाद में 11 बजे, आज 4 फरवरी 2021 को दिन के पूर्वाह्न 11 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। अर्थात ये जो शताब्दी समारोह है, चौरी चौरा कांड का जो शताब्दी समारोह है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए करंट अफेयर से रिलेटेड बातें थी जिन पर हमने चर्चा की। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ से बताना हमने शुरू किया है, आखिरकार बहुत सारे लोगों को हो सकता है चौरी चौरा कांड के बारे में जानकारी ना हो अगर है भी तो हो सकता है पूरी ना हो। तो आइए हम लोग चौरी चौरा कांड के बारे में विधिवत जानते हैं। जैसे कि मैंने एक डेट का अभी यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है 4 फरवरी, जबकि चौरी चौरा कांड को जब हम पढ़ते हैं इतिहास की बुकों में तो हम वहां पर ज्यादातर बुकों में आपको मिलेगी डेट कौन सी, 5 फरवरी 1922। हालांकि मैंने यहां पर डेट को मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ फरवरी 1922 लिखा हुआ है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज्ड भी होंगे कि 4 फरवरी 2021 से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की जा रही है, जबकि चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों मैंने लगभग 4-5 किताबों का अध्ययन किया और वो भी प्रतिष्ठित किताबें, जिनमें से मैं एक का नाम ले रहा हूं स्पेक्ट्रम, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे विश्वसनीय पुस्तकों में से गिना जाता है। उसमें भी 5 फरवरी 1922 की डेट ही मेंशन की गई है। हालांकि सरकार ने जो वो डेट निर्धारित की है वो 4 फरवरी की है। तो आपको ये बात ज्ञात रहनी चाहिए कि सरकार ने 4 फरवरी की है और किताबों में हमें 5 फरवरी ही बताया गया है। एनसीईआरटी की बुकों
में भी 5 फरवरी ही बताया गया। हालांकि ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला विषय बनता जा रहा है। 4 और 5 ये 2 डेटें आपको याद रखनी है, और एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये दोनों डेटें जो है वो विकल्प पर डिपेंड करेंगी, कैसा विकल्प दिया गया है उसी के हिसाब से आपको आंसर करना होगा। तो आइए हम लोग चौरी चौरा कांड की जो मुख्य बातें हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि चौरी चौरा क्या है। तो चौरी चौरा एक जगह है, चौरी चौरा एक स्थान है, और ये चौरी चौरा नामक जगह कहाँ पर है? ये चौरी चौरा नामक जो है जगह वो गोरखपुर में है। कहाँ पर? गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं वो इसी गोरखपुर से ही सांसद चुने गए थे। कई बार सांसद चुने गए हैं और यहीं से वो मंत्री बने हुए। यहाँ पर जो गोरखनाथ का मंदिर है उसके ये मठाधीश भी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये चौरी चौरा नामक जो जगह है, स्थान है, वो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ओके, हम इस चौरी चौरा कांड को जानने के पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तभी समझ में आएगी जब उसकी पृष्ठभूमि हमें पता होगी। तो बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि चौरी चौरा कांड की यहाँ पर सारी की सारी बातें जो है वो की जाएंगी जो शायद आपको पहले कहीं पर ना मिली हों। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। देखिए, चौरी चौरा कांड के पहले हम जाते हैं कहां पर? रॉलेट एक्ट में। इतना पीछे हम लोग जाते हैं। रॉलेट एक्ट एक कानून पारित किया गया था 18 मार्च 1919 ईस्वी को, और ये जो कानून है वो सिडनी रॉलेट एक न्यायाधीश थे अंग्रेज, जिनके द्वारा ये पारित किया गया। पारित करने का कारण ये था कि देश में जो क्रांति है, राष्ट्रवाद की जो भावना है लोगों में बहुत ज्यादा हो गई थी, और जगह जगह पर लोग क्रांतियां कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। इन आंदोलनों की डर की वजह से, भय से अंग्रेजों ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट जैसा एक कानून पारित किया। कौन सा कानून? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून जो है वो पारित किया गया 18 मार्च 1919 ईस्वी में। ओके, 18 मार्च 1919 ईस्वी में यह पारित किया गया। और इसमें नियम क्या था? इसमें नियम था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर किसी भी अंग्रेज अधिकारी को, किसी भी अंग्रेज व्यक्ति को अगर ये शंका रहती है कि फला व्यक्ति जो है, भारतीय व्यक्ति, अगर किसी आंदोलन करने वाला है या किसी षड्यंत्र में उसका नाम है, वो षड्यंत्र या साजिश रच रहा है, तो सिर्फ शंका के आधार पर उस भारतीय नागरिक को जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसकी जमानत भी नहीं होगी। लोगों, उनके घर वालों से, परिवार वाले लोगों से उसको मिलने भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा ये कानून था जिसका विरोध भारत में लगभग सभी नेता करते हैं, और इसे नाम देते हैं काला कानून। क्या नाम देते हैं? काला कानून नाम देते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है बिना वकील, बिना दलील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। बिना अपील का कानून मतलब अगर शंका के आधार पर अंग्रेजों ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आप अपना वकील रख सकते हैं, ना ही कोई दलील कर सकते हैं, और ना ही कोई अपील कर सकते हैं। आप गिरफ्तार हो गए तो बस आप गए जेल में। तो इस कानून का बहुत विरोध हुआ। बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाता है और एक सत्याग्रह निकाला जाता है 6 अप्रैल को। कब निकाला जाता है? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और कौन सा सत्याग्रह रहता है दोस्तों? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। ये रॉलेट सत्याग्रह क्यों किया गया गांधी जी के द्वारा? इस रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ, क्योंकि ये कानून बहुत ही खराब था, इसलिए इसका विरोध किया गया। ये विरोध जो है, इसका जो विरोध है वो बहुत ही एक उग्र रूप में दिखाई देने लगा था, और सबसे ज़्यादा इसने उग्र रूप धारण किया था पंजाब में। पंजाब में 2 मुख्य जो उस समय वहाँ के लोकप्रिय नेता थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू,
इनको भी इसी का विरोध करने की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, जेल में डाल दिया। तो जब भीड़ को लगा, लोगों को ये लगा, आम जनता को ये लगा कि हमारे लोकप्रिय नेताओं को जेल में काट डाला जा रहा है, तो ऐसे में वो भीड़ और उग्र हुई और अपने प्रिय नेताओं को छुड़ाने के लिए उन्होंने, इस भीड़ ने एक सभा आयोजित की, एक आयोजन किया। और ये जो सभा है वो जलियांवाला बाग में की जाती है। लगभग हजारों की संख्या में भारतीय यहां पर शामिल होते हैं, जिनमें महिलाएं भी थी। तो इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि वह जनरल डायर जो था उसने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी और उसमें हजारों के संख्या में लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग, जिसका सिर्फ आने और जाने का सिर्फ एक गेट था, उसमें बहुत सारे अब भागते लोग कहां जाते, वहां एक कुआं भी था जहां पर बहुत सारे लोगों ने कूद गए वहां पर अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो भी मर जाते हैं। तो ऐसे ही जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हो जाता है। और ये कब होता है दोस्तों? ये होता है 13 अप्रैल 1919 में। कौन सा कांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसे मैं इनको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इस चौरी चौरा कांड पर आने के पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके बैक में जाएंगे, तभी आपको ये चौरी चौरा कांड ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और बाद में इसका भी बहुत विरोध हुआ, इस चीज का भी बहुत विरोध हुआ। एक और घटना यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, एक घटना और है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, और यह भी कब होता है? 1919 ईस्वी में ही होता है। और इस खिलाफत आंदोलन ये क्यों होता है? क्योंकि उस समय जो विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, उस विश्व युद्ध में तुर्की का जो सुल्तान था वो एक खलीफा था। और खलीफा जो है वो इस्लाम धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। कह सकते हैं कि एक पैगंबर के बाद का, मोहम्मद साहब के बाद आने वाले जो उनके उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता था। तो इस सुल्तान, तुर्की के सुल्तान के प्रति पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक प्रेम की भावना थी और एक सहानुभूति थी। लेकिन विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने क्या किया कि तुर्की के इस सुल्तान को पद से हटा दिया, जबकि अंग्रेजों से पहले ही भारतीय मुसलमानों ने कहा था कि तुर्की के सुल्तान के साथ गलत व्यवहार ना किया जाए, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी वह भाग लिया था, और किसके आह्वान पर? महात्मा गांधी जी के कहने पर। लेकिन ये अंग्रेजों ने इन वादे पर वो खरा नहीं उतरते हैं, इनकी बातों को नहीं मानते हैं और तुर्की के सुल्तान का अपमान कर देते हैं, उसको उसके पद से हटा देते हैं। और इसीलिए यह खिलाफत आंदोलन किया गया, मतलब वादा खिलाफी। आपने जो वादा किया था वो तो वादा आपने निभाया नहीं, इसलिए हम आपके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे, आपकी वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। ये खिलाफत आंदोलन भी चलता है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, उसके बाद इन्हीं सब चीजों की वजह से, अब देखिए मेन पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। यहां बहुत ही गौर करना है आपको। ये तीनों चीजें हुई, रॉलेट सत्याग्रह किया गया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और रॉलेट एक्ट का विरोध स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता है। और इसी समय खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, चूंकि तुर्की के सुल्तान को अपदस्थ कर दिया गया था। अब इन तीनों कांडों पर उचित कार्रवाई अंग्रेजों ने नहीं की, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा फिर क्या शुरू किया जाता है दोस्तों? एक आंदोलन चलाया जाता है, असहयोग आंदोलन। क्या चलाया जाता है? असहयोग आंदोलन। और इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में कर दी जाती है। तो असहयोग आंदोलन का मतलब यह था कि गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं वो अहिंसात्मक होते थे, उनमें हिंसा नहीं होती थी। वो सत्याग्रह करते थे, बैठ करके धरना देते थे, अपनी मांगे करते थे, और इसके बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ता था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कर दी कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे साथ हमेशा वादा खिलाफी की जा रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किया गया उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई, उसकी उचित जांच नहीं की गई, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। हालांकि जनरल डायर मुख्य दोषी था, लेकिन उसको भी क्या किया जाता है? बहादुरी का सम्मान देकर के ब्रिटेन में उसको बैठाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो भारतीयों को खराब लगती हैं, और जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी कि अब भारतीय जो है वो अंग्रेजों का साथ
नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हुए हों, किसी भी तरीके से। एक आम व्यक्ति, एक अधिकारी, एक ऑफिसर, एक कर्मचारी, एक चपरासी, कोई भी अगर भारतीय है वो अंग्रेजों का किसी भी हिसाब से सहयोग नहीं करेंगे और इस तरीके से असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। यह असहयोग आंदोलन बहुत ही भारी रूप में शुरू होता है। यह भारत में होने वाला सबसे बड़ा जन आंदोलन था। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। ओके, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर एक भीड़ इकट्ठा हुई। तो अब यहां से असली कहानी यहां से शुरू होती है। चौरी चौरा एक मार्केट था, एक बाजार है गोरखपुर में। इस चौरी चौरा मार्केट पर भीड़ इकट्ठा होती है और इस भीड़ में बहुत सारे सत्याग्रही थे। इन सभी सत्याग्रही का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो एक भूतपूर्व सैनिक था। कौन? एक भूतपूर्व सैनिक जिसका नाम क्या था? भगवान अहीर। क्या नाम था? भगवान अहीर। शायद कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये हमें पता रहना चाहिए। तो भगवान अहीर नाम के व्यक्ति ने नेतृत्व किया था चौरी चौरा मार्केट में जो सत्याग्रह निकाला गया था। इन सत्याग्रहियों की मांग क्या थी? इन सत्याग्रहियों की मांग थी कि महंगाई को कम किया जाए, महंगाई को कम किया जाए और शराब की जो दुकानें हैं, शराब की दुकानों को बंद किया जाए, शराब की दुकानों को बंद किया जाए। यह मुख्य रूप से दो मांगे थी। मतलब कह सकते हैं आटा, दाल, तेल, जो भी मूलभूत वस्तुएं हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन चलता है, उन सभी चीजों के दाम जो हैं वो कम किए जाएं। ठीक है, फूड प्राइसेस जो हैं वो कम किए जाएं, खाने पीने वाली चीजों के दाम कम किए जाएं और शराब की दुकानों को भी बंद किया जाए। ये दोनों मांगे थी और इस मांग को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और ये धरना प्रदर्शन, ये सत्याग्रह जो है वो असहयोग आंदोलन के तहत ही किया जा रहा था। कहते हैं लगभग 2 से 2,500 तक की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच होता क्या है? होता यह है कि चूंकि पुलिस आएगी, पास में ही मार्केट था तो मार्केट में चौकी भी थी, वहां पर थाना भी था, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा थी वहीं पास में। पुलिस वालों ने मना किया होगा कि आप शांत हो जाइए, चले जाइए। जब भीड़ नहीं मानी तो इन्होंने क्या किया कि लाठीचार्ज करेंगे, हवाई फायरिंग करेंगे, ये सारी चीजें कर रहे थे। भगवान सबसे पहले देखिए, पुलिस सबसे पहला काम क्या करती है कि किसी भी धरने या सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता होता है, नेता होता है, उसको गिरफ्तार करती है। भगवान अहीर को बहुत पीटा पुलिस ने और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। भीड़ ने जब ऐसा काम किया गया तो भीड़ थोड़ा सा उग्र होती है। ऐसे में वहां का जो सब इंस्पेक्टर था, जो थानेदार था, उसने क्या किया कि उसने हवाई फायरिंग की आज्ञा दी कि हवाई फायर करिए। जब हवाई फायर किया गया तब भी भीड़ पीछे नहीं हटी, टस से मस नहीं हुई। ऐसे में जब उसको लगा कि भीड़ तो हट ही नहीं रही है तो उसने क्या किया, उसने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी तो ऐसे में पहली बार गोली चलाने में 3 लोगों को, 3 सत्याग्रहियों की मौत हो गई। 3 से 4 सत्याग्रहियों की यहां पर मौत हो जाती है। अब ऐसे में भीड़ और ज्यादा उग्र हो जाती है और वो पत्थरबाजी करती है और बहुत ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेती है। तो पुलिस वालों को लगता है कि मामला बिगड़ जाएगा और यहां पर हो सकता है हमको जान से भी हाथ धोना पड़े। तो ऐसे में मजबूर होकर के पुलिस वालों ने क्या किया, चौकी के अंदर वो चले गए, घुस गए वहां पर अपनी जान बचा करके। अब ऐसे में भीड़ ने क्या किया कि और देखिए इस समय क्योंकि 3 लोग मर गए थे, उनके परिजन वहां पर थे, परिवारीजन भी थे, तो सारे के सारे लोग गुस्सा थे बहुत ज्यादा। ऐसे में इन लोगों ने क्या किया कि जब चौकी पे पुलिस वाले वापस जाकर के घुस जाते हैं तो ये लोग चौकी पर आग लगा देते हैं। जब उस पर आग लगा दिया गया तो क्या हुआ,
उसमें से सब कुछ जल रहा था। उसी दौरान कई सारे जो सैनिक थे अपनी जान बचा करके भागने के प्रयास में वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो भीड़ ने क्या किया, उग्र भीड़ ने क्या किया कि उनको वहीं जान से मार दिया। देखिए भीड़ में क्या होता है कि कोई एक एक हाथ मारेगा तो उसके सैकड़ों हजारों हाथ पड़ जाएंगे, वो मरणासन स्थिति में हो जाएगा, वो मर जाएगा। भीड़ की मार जो है वो बहुत खराब होती है। ऐसे में वो जो जितने भी सैनिक थे, अब यहां ये नहीं देखा गया कि वो सैनिक भारतीय है कि वो अंग्रेज है, क्योंकि उन्होंने गोली चलाई है तो वो ब्रिटिश सरकार का कर्मचारी है, सेना का कर्मचारी है, तो फिर उसको मारना ही है। भीड़ ने मार करके और क्या किया, भीड़ ने जो लोग भाग करके जान बचा के आ रहे थे उनको मार करके उसी आग में फेंक दिया, फिर उसी आग में दोबारा फेंक दिया। बहुत बड़ी यह घटना है। कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में सबसे बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है। और उस दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी जो घटना है वो चौरी चौरा कांड की है, जहां पर लगभग थानेदार सहित 22-23 लोगों की जान चली जाती है, जल करके खाक हो जाते हैं। उसी में जब जल करके राख हो जाते हैं तो ऐसी, चूंकि गांधी जी का कोई भी आंदोलन का उद्देश्य रहता था अहिंसात्मक तरीके से, लेकिन यहां तो पूरी तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों का उल्लंघन हो गया। जब ऐसा हुआ, बहुत सारे सिपाही भी मारे गए। बताइए, इतने सिपाही मर गए और आम जनता के लोग भी काफी मारे जाते हैं। ऐसे में तो इन्होंने क्या किया कि अब ये सोचा, इनका आंदोलन का वापस लेना उचित भी कहीं कहीं प्रतीत होता है कि अगर आंदोलन वापस नहीं लिया गया होता तो और भी बहुत सारी घटनाएं हो सकती थी। जैसे गांधी जी का मानना यह था कि हम हिंसात्मक तरीके से कोई आंदोलन करते हैं तो अंग्रेज जो है कठोर कार्रवाई करके उसको दबा देंगे और हम कोई उस पर दलील नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर हम अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और फिर हमारे ऊपर किसी कोई कार्रवाई की जाती है तो हम अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे ऊपर गलत किया गया, और तब जाकर के शायद अंग्रेजों को लगेगा कि कहीं ना कहीं हम गलत है तो शायद छोड़ दें। लेकिन अगर हिंसात्मक तरीके से अगर आप करेंगे, गोली बारूद से करेंगे, अंग्रेजों को मारेंगे, तो वो कतई छोड़ने वाले नहीं हैं। वो कठोर कार्रवाई करके सीधा आंदोलन को दबा देंगे, और गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे भारतीयों के अंदर अहिंसा का मतलब जो है वो नहीं आया है, वो भी अहिंसा का मतलब नहीं समझ पाए हैं, ऐसा गांधी जी को लगता था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि ये जो आंदोलन है उसको वापस ले लिया। अब वापस क्यों लिया उसकी बात करते हैं। देखिए, वापस कब लिया उसकी बात करते हैं। जैसे कि माना जाता है कि ये जो आंदोलन हुआ वो कब हुआ, 5 फरवरी को हुआ, 5 फरवरी 1922। ठीक, 5 फरवरी 1922 को होता है। लेकिन महात्मा गांधी ने इसको वापस कब लिया, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इस चौरी चौरा कांड के कारण अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह असहयोग आंदोलन अगर कुछ दिन और चलता तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अंग्रेज अब परास्त हो जाएंगे, और परास्त होने ही लगे थे वो। लेकिन ऐसे समय में ये घटना होती है और क्या किया जाता है कि ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। इस चौरी चौरा कांड में कितने लोगों पर, लगभग 170 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 170 लोगों को मृत्युदंड या कह सकते हैं फांसी की सजा सुनाई गई, जो लोग इस चौरी चौरा कांड में शामिल थे। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी के काफी प्रयास के बाद, उनके द्वारा जो पैरवी की गई, इसकी वजह से 151 लोगों की फांसी से उनको बचा लिया गया, फांसी को उनके टलवा दिया गया। जब उन्होंने पैरवी की तो लगभग कितने लोगों को फांसी दी गई, 19 लोगों को चौरी चौरा कांड में फांसी दे दी गई। सोचिए, और इसमें वो भगवान अहीर भी शामिल थे, कई ऐसे सारे लोग शामिल थे। इन बेचारों ने कई बार दया याचिका सरकार को दी और लगातार दया याचिकाएं जाती रही। कोई कह रहा था कि मैं तो पंडित मदन मोहन मालवीय के यहाँ खेत में चारा काट रहा था, मुझे पकड़ करके फांसी की सजा दी जा रही है। तो अंग्रेजों को लगा कि अभी सारे के सारे 19 लोगों की दया याचिकाएं आ जाएंगी,
उन्होंने इन सभी 19 लोगों को अलग अलग जेलों में बंद रखा था। इनके परिवार वालों लोगों से मिलने नहीं दिया गया इनको, और इन्हें फांसी दे दी गई। और तो और इससे भी ज्यादा क्या किया गया कि इनके 100 का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया, इनके घर वालों को भी बुलाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि डेड बॉडी अगर घर में पहुंचाई जाती है तो लोग हड़कंप मचाते हैं। इनको लगा कि 19 लोगों की डेड बॉडी जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है, इस वजह से इन्होंने शव को घर वालों को दिया तक नहीं। तो ये इतना एक क्रूर जो घटना यहां पर सामने आती है चौरी चौरा कांड के बाद में, जब लोगों को फांसी दी जाती है। तो 19 लोगों को फांसी दे दी गई, 151 लोगों को बचा लिया गया, 170 लोगों को फांसी की सजा उस समय सुनाई गई थी। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो इसका विरोध पूरे भारत में होता है, और भारत के लगभग सभी मोस्ट जो पावरफुल नेता या जिनकी जो सबसे फेमस थे, उन सभी नेताओं ने महात्मा गांधी का विरोध किया। उनमें हम चाहें पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जेएल नेहरू की बात करें, हम पंडित मोतीलाल नेहरू की बात करें, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू की बात करें, या हम CR दास की बात करें, ठीक है, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, या हम लाला लाजपत राय की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, इन सभी नेताओं ने गांधी जी का विरोध किया था कि गांधी जी ने गलत इस आंदोलन को वापस लिया है। जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय तो जेल में बंद थे, इन्होंने बड़े बड़े खत लिखे, बड़े बड़े पत्र लिखे, और गांधी जी को इसके बारे में बताया कि आपने ये जो किया है ये देश के हित में सही नहीं है। इन लोगों ने पत्र के माध्यम से कहा कि किसी एक जगह पर पाप होने से उसका दंड पूरे देश को क्यों दिया जा रहा है, जब पूरा देश एक साथ मिलकर के असहयोग आंदोलन में लगा हुआ है अंग्रेजों के विरुद्ध, और जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें सफलता मिलने वाली है, ऐसे समय में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन लेना उचित नहीं है। ऐसे ही CR दास, चित्तरंजन दास ने भी एक बात कही कि गांधी जी कोई भी आंदोलन बहुत ही साहसपूर्वक शुरू करते हैं, उसे कुशलता पूर्वक चलाते हैं, लेकिन बाद में उनका साहस जो है वो कम हो जाता है, वो बहक जाते हैं और बाद में आंदोलन को बंद कर देते हैं। ऐसा कई बार गांधी जी के आंदोलनों में देखने को मिलता है। ये बात जो है वो CR दास ने कही। तो गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, इसका बहुत विरोध भी किया गया। हालांकि गांधी जी के ऊपर बाद में केस किया जाता है। ब्रूमफील्ड नाम का एक जो गवर्नर था, उसने क्या किया, उसको इनका केस दिया जाता है, सुनवाई होती है और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। गांधी जी ने इस 6 वर्ष की सजा के बारे में कहा था कि ये जो हिंसात्मक घटना हुई है जिसमें इतने सारे लोग मरे हैं, चाहे वो अंग्रेज सेना के हों, चाहे हमारे देश के सेना के हों, चाहे हमारे देश की भीड़ हो, जितने भी लोग मरे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो हमारे ही लोग हैं, और मुझे खुशी होगी कि मैं जेल में जाकर के इसका प्रायश्चित करूंगा कि अभी भी हमारे देश के लोग जो हैं वो अहिंसा का मतलब नहीं समझते हैं, तो मैं जेल में जाकर के इसका प्रायश्चित करूंगा, ऐसा इन्होंने कहा, और 6 वर्ष की सजा इनको सुनाई गई। हालांकि ब्रूमफील्ड ने कहा था कि मैं इतने बड़े नेता को जेल में डालूंगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि गांधी जी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे हैं और सभी लोग इनको मानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कहीं से भी अगर बचाने का कोई भी चांस मिलेगा तो गांधी जी को मैं बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। हालांकि बाद में इनके खराब स्वास्थ्य के कारण इनको 1924 ईस्वी में छोड़ भी दिया जाता है। 1922 ईस्वी में इनको गिरफ्तार किया गया, और बाद में देखिए फरवरी की घटना है, वही लगभग 10 मार्च 1922 ईस्वी को इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, और फिर 1924 ईस्वी में क्या किया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है खराब स्वास्थ्य के कारण। ठीक है, तो ऐसे 6 वर्ष की सजा पूरी इनको नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये है चौरी चौरा कांड, और इसका जो चौरी चौरा कांड का जो स्मारक स्थल है उसका फोटो भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको चौरी चौरा कांड के बारे में जो मुख्य बातें थी शायद पता चल गई होंगी। हालांकि कोई इतनी बड़ी घटना को इतने कम समय में बताना एक बहुत ही
मतलब बड़ी बात है कि इतने कम समय में पूरी घटना को बताया जा सकता है। फिर भी मैंने मेन पॉइंटों को लिया है, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, आपकी जानकारी के दृष्टि से भी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल टारगेट विद चंद्रा का लाल बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।